प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की, 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने से मुतालिक केस में 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। दूसरी जानिब मुल्क भर में इंतखाबात कराने का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेगी या वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत लग सकती है? इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान का जनरल बाजवा से मुतालिक बड़ा इंकशाफ, इल्जामात की बौछार कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस से जनरल बाजवा को बेगुनाह करार दे दिया। तालिबान को पाकिस्तान में बसाने की पॉलिसी से भी पर्दा उठा दिया। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसके कहने पर दायर किया गया? क्या तमाम मामलात के जिम्मेदार जनरल बाजवा थे? इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा पहुंच गए। पीटीआई की शदीद मुखालफत, दुनिया भर की मीडिया की नजरें पाक भारत ताल्लुकात पर जम गई। क्या बिलावल भुट्टो दिल्ली का दौरा करके पाक भारत माबैन कश्मीर मुज़ाकरात की बहाली के हवाले से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? ये तमाम मामलात हैं जिस पर बात करेंगे। स्टार्टिंग विद बिलावल भुट्टो का जो ये दौरा है गोवा का, और इस वक्त वो गोवा में मौजूद है। हमारे साथ गोवा से बराह रास्त मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब। उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। जी वालेकुम, थैंक यू क्लासरा कि आपने रात के पहर में याद किया। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे चैनल की तरफ से गए हुए हैं, इस वक्त हमारी वहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं और बहुत ये हमारे चैनल के लिए और हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। इतनी एक उसकी अहम विज़िट है, अहम दौरा है और आप वहाँ पर मौजूद हैं। सो हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि ज़रा पूछा जाए कि वहाँ क्या माहौल है, कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो मेरा रबिया आपसे, जी रबिया जी बरेलवी साहब, एक तो ये बताइए कि ये इम्पोर्टेंट जो आपने बात स्टार्ट की है तो मुझे सवाल ही बुला दिया। जो माहौल है वहाँ पे वो इस वक्त क्या है ये बताइएगा ज़रा, क्योंकि 2011 के बाद किसी वज़ीर ख़ारजा ने भारत में इस तरह से किसी चीज़ में शिरकत की है या भारत गए हैं, तो रद्द-ए-अमल क्या है भारत में अमूमी तौर पर? देखिए, तो ये शंघाई का ये 8वां इजलास है और शंघाई के पहली बार इंडिया में हो रहा है, यानी इंडिया होस्ट है। तो ये पूरा इंतजाम तो लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो इंडिया की है वो कर रही है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान को उस तरीके से इन्होंने टैग नहीं किया या एतमाद में लिया। और बिलावल साहब का 24 घंटे से भी कम क्याम होगा। आज शाम उन्होंने बायलैटरल तवज्जो की, लेकिन आपको इल्म है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी मौजू पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, वहां अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वज़राए खारजा ये सरबराह मौजूद हो तो वो कॉन्फ्रेंस सिमट कर उनकी मुलाकात पर जाती है। अभी शंघाई जो है कि कॉन्फ्रेंस है ये सिक्योरिटी, ट्रेड, इस लेवल पे थी, जिसमें रसवन गुप्तन, आप बताइए 8 घंटे में क्या बात होती। लेकिन मौजू ये बन गया कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस में सबसे बढ़कर ये कि ये कैसे मुमकिन है कि हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों में एक कल्चर होता है कि बिलावल साहब यहाँ आए, उनके हम मनसब ने उनको रिसीव नहीं किया या अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि यहाँ तक कहा गया दोनों वज़ारत खारजा हमारी वज़ारत है उन्होंने कि दोनों की कोई बायलैटरल मुलाकात नहीं होगी। अब अगर साइड लाइन में मॉस्को से होते हैं, उज़्बेकिस्तान से होते हैं तो कोई अहमियत की हामिल नहीं है। तमाम सारा मीडिया अब इस बात को देख रहा है कि कल जब ये बाकायदा इजलास होगा तमाम ये साथ बैठेंगे और फिर आपको इल्म है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जहाँ जंगें अपनी उरूज पर होती हैं, दुश्मनियां उरूज पर होती हैं, तो जरा सी देर में पास आने में भी फर्क लगता। तो कोई मिरेकल हो सकता है, बिलावल खुद आगे बढ़े या सुब्रमण्यम बढ़े, हाथ मिलाए, गले मिले, सबसे बड़ी खबर वही बनेगी। ये क्या रहा? अच्छा सर, आपने बड़ा इंतहा मुख्तसर टाइम में बड़ा खूबसूरत उसका नक्शा खींचा है। आपने बड़ी अहम बात की। अभी आपने कहा जनाब कि बिलावल जब वहाँ पे गए हैं तो उनके जो काउंटर पार्ट जो हैं, अगर इंडियन ये फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इनको रिसीव नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं रिसीव किया, इंडियन मेरे ख्याल एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के किसी आला ऑफिसर्स ने किया होगा, तो क्या बाकी जो आए हैं वहाँ फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, रशिया के, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, उनको किसने रिसीव किया? उनको वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया या वही उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने किया? लेकिन मैं इतनी तफसील से तो आगाही हासिल नहीं कर सका, क्योंकि कोई रात गया आया, कोई रात सुबह आया, मुख्तलिफ औकात में ये लोग आते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि चाइना के जो एम्बेसडर को शायद गालिबन
सॉरी फॉरेन मिनिस्टर को कल कराची भी आना है, पाकिस्तान भी आना है। अच्छा। तो मैंने देखा कि लोगों की जो इंडियन मीडिया की आज उन्होंने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया, हिंदुस्तान टाइम के लोगों को भी इंटरव्यू दिया फ्रीली, और जो जब मेरी उनसे बात हुई तो दिस थिंग्स के वो बिलावल एक इतना एतमाद हासिल कर चुके हैं, और उनको पर क्योंकि एक प्रेशर बहुत है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है और उसमें बिलावल जो है हिंदुस्तान में जो कुछ कहेंगे उसका मलबा यहाँ भी उन पर गिरेगा। तो ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने बोल्ड स्टेप उठाया, करेजेस स्टेप उठाया। उनके करीबी रुफका यानी सियासी और सिफारती कह रहे थे कि अवॉइड भी किया जा सकता है। आपने देखा ना कितनी बार क्रिकेट हॉकी के लिए लोग नहीं मिल पाए। तो एक तो ये उनका बोल्ड स्टेप है, और इसको यानी लोगों ने जो हिंदुस्तान का बरेलवी साहब, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, ये मुश्किल फैसला था, दोनों मुल्कों के लिए था। इंडिया पे भी दबाव था कि आप पाकिस्तान को इनवाइट ना करें क्योंकि होस्ट हैं यहाँ ये पाकिस्तान में, इन पे भी दबाव था। पीटीआई ने बड़ी तनकीद की, इमरान खान साहब ने आज भी बात की है कि जनाब इन बिलावल को नहीं जाना चाहिए, इसके बावजूद गए, विच आई थिंक के जाना बड़ा ज़रूरी था। वहाँ का मीडिया जो है, जब बिलावल ने मोदी साहब पे बयान दिया था, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, बुचर ऑफ गुजरात कहा, तो वहाँ बड़े मीडिया में बड़ा रिएक्शन आया, बड़ी बातें हुई। अभी भी वहाँ पे यही हम देख रहे हैं दबाव है। तो आप वहाँ पर मौजूद हैं गोवा में, कुछ दबाव नजर आता है इंडियन मीडिया का? क्योंकि इंडियन मीडिया ज्यादा रिएक्ट करता है पाकिस्तान के खिलाफ, रादर देन उनके पॉलिटिकल लीड करे ना करे वो अलहदा है। मीडिया का क्या इस वक्त रिएक्शन है बिलावल के वहां मौजूदगी में? कुछ सॉफ्ट हुए या मजीद उन्होंने उस पर तड़का दे दिया है? साहब, हमारी और आपकी कौम हो, उसमें मैं मीडिया भी शामिल करता हूँ जी, इनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इन्हें साल भर पहले ये भी नहीं याद, आप किसी को याद आता है कि शहबाज शरीफ ने वो जो बढ़ के गले मिल रहे होते हैं जरदारी से कहा था कि मैं तुम्हें घसीटूंगा लाहौर की सड़क में? कोई हम आप सवाल करते हैं अभी? ये नहीं सर, आप बताइए नहीं, कभी भी सवाल नहीं करते। यहाँ का भी सूरत हाल है, वो मोदी भी जो कुछ कहते रहते हैं, या इन्होंने उनको कहा। हाँ, अब ये देख रही है कि उनकी कोई फॉर्मल ब्रीफिंग होती है नहीं, फॉर्मली वो मीडिया से मिलते हैं नहीं, इसके बारे में अभी तक हमें कोई शेड्यूल नहीं बताया गया है। मीडिया सेंटर में हम कल दिन भर होंगे। मेरा ख्याल में आई हैव डाउट के कोई वो सिंगल यानी अकेले खड़े होकर बिलावल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो आपने बात कही उसका उनसे जवाब पूछे, और गालिबन इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। तो वैसे लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान या हमारे पॉलिटिशियंस के दरमियान गुफ्तगू जो है वो और क्या क्या नहीं होती है, आपसे ज्यादा और मुझसे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि अवाम भी भूल जाते हैं, और इन अच्छा, आपको क्या लगता है बरेलवी साहब, आपने बड़े इंटरनेशनल बहुत सारे ये जो हैं ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, दीगर ये डिग्निटरीज हैं, जब अहम दौरों पे जाते रहे, आपने बड़ा इनको करीब से कवर किया, इंटरनेशनल भी किए, लोकल भी आप करते रहे। आपको क्या लगता है जब ये यहाँ पे ये शुरू होगी कॉन्फ्रेंस, साफ ज़ाहिर है उसमें साउथ एशिया के हवाले से, उसमें रशियंस हैं, उसमें चाइनीज़ हैं, सेंट्रल एशियंस हैं, पाकिस्तान इंडिया इंपॉर्टेंट है, तो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जो होस्ट हैं, कोई हैंड शेकिंग का है कोई इस वक्त कुछ चांस है? मामलात इतने बुरे हो चुके हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप पे कि हम ये सवाल पूछने में मजबूर हो गए कि क्या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो आगे बढ़ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उनके साथ कोई हैंड शेक ही करेंगे, या वहाँ पे बैठ के अपना एक इंट्रोडक्शन दे के ओपन कर देंगे, चले आए जी इस पर गुफ्तगू करें? कुछ चांसेस लगते हैं कोई, अगर बायलैटरल मीटिंग नहीं भी होती, अगर म्यूचुअल उनकी कोई वहाँ पे इस तरह का कोई चांस है कि वहीं पे एक दूसरे से हाथ मिलाएं और वो भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएं, एक चले पूरे इसके एक उस इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सी उम्मीद होगी कि ब्रेक कि उसमें आइस जो ब्रेक हुई है? मुझे अभी इतनी पुरानी बात याद है कि जब डॉक्टर मुबशिर हसन एक पाकिस्तानी 100 लोगों को लेकर इंडिया गए थे, तो मुझे याद है कि मैं वो जब इंडिया के हॉल में पूछा तो मैंने डॉक्टर मुबशिर से पूछा कि डॉक्टर साहब इस ये जो हम लोग 100 लोग आए हैं और 100 इंडियंस हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या फायदा होगा? तो बोले सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इतने अरसे बाद 100 पाकिस्तानी हिंदुस्तान की सरजमीन मौजूद है, एक दूसरे को गले मिला रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मैं इस पस मंजर में ये कहूंगा कि बिलावल का यहाँ पर आना गोवा की सरजमीन पर या हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो एक वन स्टेप फॉरवर्ड इसको मैं देखूंगा, एक मजबूत पहले देखूंगा। और जैसे इसमें इंडिया एक को मैं एम्बैरेसिंग पोजीशन में देखूंगा, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बिलावल यहाँ आएंगे, तो ये इसमें हमने सिफारतकारी में इसमें विन ओवर किया है एक लिहाज से, मेरी जाती राय में। तो अच्छा, वहाँ पे चाइनीज और रशियंस भी वहाँ पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के इनके साथ इस वक्त उसके रशिया के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, चाइना के साथ तो वैसे हमारे में रहे, कोई लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पाकिस्तान के और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को कि जनाब
ये बिलावल यहाँ पे आए हुए हैं तो आप इनको दिल्ली क्यों नहीं इनवाइट कर लेते, चलें एक दिन का विजिट जो है दिल्ली कर लें। मतलब ब्रेक वही वाली बात है, आप और मेरे जैसे जो ड्रीमर हैं वो सम टाइम इस तरह की बात करते रहते हैं, ड्रीम देखने में कोई हर्ज नहीं है, और चीज़ें हो भी जाती हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, यकदम होती हैं, ख़राब भी होती हैं, यकदम ठीक भी होते हैं। ये मुमकिन है कि कोई वहाँ से न्यू दिल्ली की तरफ से कोई बिलावल को एक इस तरह की एक कहते हैं ऑलिव ब्रांच ऑफर की जाए सर, कि चलें आप दिल्ली से होते जाएं। क्लास ये वक्त इसलिए गुजर गया कि देखिए यूएन में तो 16 दिन 20 दिन 25 दिन लोग रहते हैं, ये तो हार्डली है ही 24 घंटे की, और बैक टू बैक है, यानी वो कोई 4 बजे तो आए हैं आज बिलावल साहब, 3-4 बजे, उसके बाद ये कहना खाना वाना खाया होगा, बाद लेटर मीटिंग शुरू हो गई, इंटरव्यू देना शुरू हो गया, सुबह फॉर्मल तक निकल जाएगी और गालिबन शाम से पहले बिलावल चले जाएंगे। तो ये कतई तौर पर उनके लिए मुमकिन नामुमकिन होगा ना, सिक्योरिटी रीजन भी है बहुत सारे इसमें। वो तो ये मेरे ख्याल दोनों ये चाहते हैं कि वो जो एक दूसरे के बारे में आप लोग क्या हर्जा रसाई इस्तेमाल करते हैं जी, उसकी इस पर एक हल्की सी ना आए और ये खामोशी से बिलावल चले जाएं, और मैं इसको एक बड़ी कामयाबी समझूंगा, खास और वो जो जंगू एलिमेंट है हमारी मीडिया में भी और मुल्क भर में भी, कि उसे कोई मौका हाथ ना आए। इसलिए मेरे ख्याल में खुशगवार तरीके से बिलावल साहब को रुखसत किया जाएगा और बिलावल साहब भी यही चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें अपडेट किया गोवा से लाइव, बड़ी मेहरबानी सर जी आपकी। मुजाहिद बरेली साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के जो दिन के ऑप्टिक्स रहे। इमरान खान पेश हुए और व्हील चेयर पर एक बीमारी के आलम में उन्होंने कहा कि मैं पेश हो रहा हूँ, और फिर वहाँ पर उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू भी की, 9 केसेस में उनको रिलीफ भी मिला। इसके मुतालिक बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज का बड़ा अहम दिन था। इमरान खान साहब बीमारी की हालत में व्हील चेयर पे उन्होंने वो पेशी में गए, इसके बाद 9 केसेस में उनको रिलीफ मिला। जो हमने उनकी गुफ्तगू सुनी उसमें कुछ नई चीज़ें थी, काफ़ी नए इल्ज़ामात थे जो उन्होंने जनरल बाजवा पे लगाए, जिस तरह की तनकीद उन्होंने आज की। एक सवाल उनसे हुआ काजी फाइज ईसा रेफरेंस के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो उसमें उन्होंने जनरल फैज को डिफेंड किया बाकायदा तौर पर और जनरल बाजवा को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। अब बात यह कि अगर आप उस जजमेंट को देखें तो वो जजमेंट भी ISI के अगेंस्ट थी। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली अगर देखें तो क्यों ऐसा होगा कि जनरल फैज उसमें नहीं रोल प्ले कर रहे होंगे और जनरल बाजवा पे इसका इल्ज़ाम जाता है। और दूसरा सदारती रेफरेंस था, इसको पहले भी खान साहब अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं सदर ने रोका इस रेफरेंस को अगर ये गलत था तो? बेसिकली देखें, जो इशू, पहली बात तो यह है कि ये गलत है कि वो उन्होंने कोई डिफेंड किया किसी को। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखें पाकिस्तान में जो फैसले हैं ना, हायरार्की में पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं। वो कहते हैं वो सिर्फ आर्मी चीफ का नाम है और बाकी सारे लोग जो हैं वो उनकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और यही बात उन्होंने आज भी दोहराई कि वो जो फैसले हैं वो ऊपर से ही जो है वो हुए होंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि नीचे को फैसला जो है वो खुद कर दे। यही बात उन्होंने दोहराई। दूसरी बात ये कि अपना ये कहना कि वो रेफरेंस को क्यों नहीं रोका, वो इसलिए नहीं रोका कि वहाँ पे इंसिस्टेंस थी कि आप भेजें, तो चूंकि जब आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो वो फिर वो भेजना पड़ता है। हालांकि कैबिनेट के अंदर तो आप कंफर्म कर सकते हैं किसी से भी कि मैंने तो बड़ा इंसिस्ट किया था कि हमें नहीं भेजना चाहिए और हमें इनकार कर देना चाहिए, और अगर रेफरेंस बनता है तो ये बार काउंसिल को करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी हुकूमत रेफरेंस भेजती है किसी जज के खिलाफ तो परसीव किया जाता है कि वो दबाव डालने की कोशिश हो रही है। तो कोई बार एसोसिएशन जो है वो अगर समझती हैं कि ये होना चाहिए तो वो उन पे छोड़ दें, हम इस काम में ना पड़े। बहुत शुक्रिया फवाद आपका, आपने बड़ा एक मुश्किल सवाल का बड़ा आसानी से जवाब दिया है। दैट्स द रीज़न आई लाइक यू। सर, आपने भी कहा कि ये ऊपर से दबाव आ रहा था, ये दबाव कौन डाल रहे थे आपकी हुकूमत पे? आपने कहा कि वहाँ से इंसिस्टेंस की जा रही थी कि ज़रूरी भेजें, आपने भी अपोज किया कैबिनेट में, कुछ और लोगों ने भी किया हुआ, तो ये कौन लोग थे जो खान साहब को और आपको इस पर दबाव डाल रहे थे? सर देखिए, मैं जाहिर है उस वक्त हमारे सामने तो फरोग नसीम ही थे, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर थे और फरोग नसीम जो है वो मेन इंस्ट्रूमेंट थे जो ये जिन्होंने रेफरेंस बनाया भी था और करने का भी कहा था। एंड ही इज ऑब्वियसली, और आपको ये भी मैं आपको बता दूं, MKM तो फरोग नसीम को वजीर भी नहीं बनाना चाहती थी और वो इंसिस्ट किया गया कि नहीं आप बनाएं, बल्कि आपको भी अगर आप इमरान इस्माइल साहब ने
इसमें एक इंटरव्यू में भी दिया, उन्होंने कहा कि जब मैंने इमरान खान को कहा कि आप फरोग नसीम को हटा दें, तो अगले दिन मुझे फिर फोन आया और DGI मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप ये इनको हटाने पे इंसिस्ट ना करें, और जाहिर है फिर वो सारा आपके सामने है बाकी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो फवाद भाई कि फौज के कोटे से वो बने थे, लॉ मिनिस्टर बने थे फरोग नसीम साहब? 100% फौज के कोटे से वहाँ पे होते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है सर कि यूजली आपकी पार्टी के हवाले से, खान साहब के हवाले से, कि जो फैसले अच्छे थे, जो आप लोगों के हक में गए या आपकी कैलकुलेशन बेहतर निकली, उसको तो ओनरशिप आप देते हैं सारे कि ये हमारे फैसले थे, हमने वाइजली किए, बड़े अच्छे किए। और जहाँ पे कोई नुकसान हुए, कंसिक्वेंसेस कोई बुरे निकले या उस तरह आगे रिजल्ट नहीं निकले जो आप तवक्को कर रहे थे, आप फौरी तौर पर डिस्टेंस कर लेते हैं सर उससे, या किसी और का कह देते हैं फलां ने कहा, ये ने कहा। ये लगता नहीं है सर आपको कि एज ए वो कैप्टन ऑफ द शिप, अच्छे थे बुरे थे, सब फैसलों की ओनरशिप तो आपको लेनी चाहिए थी सर? सही बात है, होता, लेकिन होता ऐसे ही है, आप अच्छे फैसलों की ओनरशिप लेते हैं, बुरे फैसलों की ओनरशिप क्यों लेंगे आप? मतलब बुरे फैसले जो प्राइम मिनिस्टर करे, कैबिनेट करे, तो वो सर किसके खाते में डाले जाए फवाद भाई? वो जाहिर है फिर जो रोल अदा करते हैं फिर वो अपना कोई कीमत तो उनको भी देनी पड़ती है ना। अभी ये तो नहीं, मतलब आप हुकूमत में रह के गुड काप रहना चाहते हैं, नॉट बैड काप, उस पे कि जो देखिए ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उन्होंने तो गुड कॉप ही रहने की कोशिश करनी है ना। अब एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा अरसा बैड कॉप बना लिया है, अब पॉलिटिशियंस की बारी है गुड कॉप बनने की। राइट। अच्छा सर, आपने, मैं उनकी ये पढ़ रहा था इमरान खान साहब की जो आज स्टेटमेंट हुई है, उसमें जनरल बाजवा साहब ने उन्होंने कहा जी, उन्होंने कई दफ़ा हमें ब्रीफिंग्स में कहा जी हमारे पास तो टैंकों का तेल भी नहीं है, बार बार उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कैसा आर्मी चीफ है कि इनके पास तो टैंकों के तेल के पैसे नहीं। आप समझते नहीं है कि इस तरह का बयान दे के दुनिया भर में हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो, फौज हो या हमारे मुल्क की थोड़ा सा एक उस बैड रेपुटेशन नहीं दी जाएगी कि एक तरफ न्यूक्लियर बम बनाया हुआ इन्होंने, माशाल्लाह जनाब, उस पर अरबों डॉलर हमने लगाया, अपनी सिक्योरिटी समझते हैं। दूसरी तरफ इस मुल्क की ये हालत है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं जिनके पास टैंकों में तेल नहीं है। तो ये समझते नहीं इस तरह के बयान जो हैं वो मुल्क की सिक्योरिटी या मुल्क की उसकी रेपुटेशन के लिए थोड़े से बैड होंगे? बाजवा साहब और नो बाजवा साहब, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं समझता हूँ उससे जितनी कम बात उतनी अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि ये अगेन मैं आपको बताऊं, ये खान साहब ने एक जो कमेंट आया था, जो बार बार वहाँ पे जो सहाफी थे वो कोट उन्होंने किया था बार बार, उसको उन्होंने सिर्फ दोहराया था, ये उनका अपना कमेंट नहीं। अच्छा, ऐसे अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी आज ये सुना है कि वहाँ पे उन्होंने बात की, एजेंसीज का कहा गया है कि उनका रोल था, इस तरह की बात हुई सर वहाँ पे कोर्ट रूम में? अरशद शरीफ के ऊपर उन्होंने कहा कि उनकी वालदा की जो है वो वहाँ पे FIR की दरखास्त है और उसको जो है वो देखा जाना चाहिए। अच्छा, इसके साथ सर आज आप, क्योंकि हमारे चक्कर में नहीं रखा, हमारे चक्कर में तो कभी भी नहीं आते भाईजान, आप हमसे ज्यादा माशाल्लाह। एक सवाल अगर जी आप पूछें, आप शायद कोई आप चॉइस आपको फंसा लें तो जरा आप कोशिश करें। मैं वैसे एक थोड़ा आपस का जो बात होती है, या एक ऐसा सवाल पूछना चाह रही हूँ जो ज्यादा उसका फॉर्मल जवाब आप ना दें। जब इमरान खान साहब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो कभी आपको पर्सनली ये फील हुआ कि वो बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनको डिफेंड करना मुश्किल होता है या जिनके इम्पैक्ट ज्यादा हो सकते हैं, खराब? देखिए जी, इमरान खान जो है ना, सच्ची बात यह है कि वो कोई रवायती सियासतदान नहीं है। उनके दिमाग, दिल में और जुबान में और दिमाग में को बहुत फासला नहीं है। इसके बहुत फायदे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप भी IMF से अगर आपने जो कमेंट सुने हो, वो कहते हैं कि जी देखिए हमें बड़ी मुश्किलात थी डील करते में इमरान खान की हुकूमत से, बट इशू ये था कि उनकी पॉजिटिव बात ये थी कि वो जो रिजर्वेशन थी वो खुल के हमें बता देते थे। जो ये हुकूमत है इसका समझ ही नहीं आती कि ये आखिर चाहते क्या हैं, और ये हर वक्त फ्रॉड के चक्कर में रहते हैं। तो इससे जो इमरान खान जैसे जो एक आप लीडर है ना, उसको ऐसे ही होना चाहिए जिसपे लोगों को ट्रस्ट हो कि वो जो कर रहा है ही मीन इट। और यही बात है कि इमरान खान को एक्चुअली डिफेंड करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता होता है तो उन्होंने वो झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन आपकी पॉलिटिक्स उनसे डिफरेंट है, ये भी एक हकीकत है। नहीं, अब तो खान साहब के साथ ही है 2016 से हर चीज जो है वो उनके साथ ही रही है। अच्छा चौधरी साहब, आप जो मैं समझा हूँ कि अमेरिकन के साथ जो आपका ब्रेक थ्रू हुआ है, आइस मेल्टिंग हुई है, बड़ा सख्त, मतलब दोनों के आपकी पार्टी हुकूमत के उनके साथ बड़े बुरे हालात थे। आपने बड़ी वहाँ खुफिया मीटिंग्स भी की, या मुलाकातें भी हुई, ब्रीफिंग भी की, खान साहब पे भी आपने काम किया, फिर आपने उन पे अमेरिकन सफ़ीरों पे भी काम किया, और अल्टीमेटली जो बड़ी हमने वो देखी कि अमेरिकन सफ़ीर आपके घर तशरीफ़ लाए और
कुछ ज़रा डिटेल बताएंगे कि अमेरिकन सफ़ीर के साथ क्या गुफ्तगू हुई, क्या एजेंडा हुआ, या वैसे कटसी विजिट थी? कुछ थोड़ी सी खबर शेयर कर लें भाईजान। अच्छा, नहीं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा खुफिया मीटिंग तो कोई भी नहीं हुई। जब भी मीटिंग हुई है उसके बाद मैंने बकायदा बताया है कि ये मीटिंग जो है वो हुई है। नहीं फवाद, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 2-4 ऐसी मीटिंग थी, अखबारों में पहले खबरें आई, टीवी चैनल पे पढ़ी, फिर आपने बाद में उनको हमारे शो में भी 2-3 दफा बड़ी मुश्किल से कंफर्म किया। तो पहले वो उन्होंने मुझसे पूछा, जब भी उन्होंने कहा जी ये हुई है, मैंने कंफर्म कर दिया कि हुई है। और मैं इस तरह भी आपको ये बता दूं कि अमेरिकन एम्बेसडर से ही मेरी मीटिंग नहीं हुई है। मेरी अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो सीनियर लोग हैं, जो यू कैन से द बॉसेस हैं जो साउथ एशिया के, उनसे भी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन जो क्रेडिट है ना अमेरिका और तहरीक इंसाफ के रिलेशनशिप में बेहतरी का, वो जाता है हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी को जो कि अमेरिका में है। उन्होंने इस सिलसिले में बहुत काम किया है, और जो स्पेशली कांग्रेस के लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहां पे हलकों में लॉबी की है, वो बहुत ही कामयाब थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब मुझे अमेरिका नहीं, एक और बड़े इन्फ्लुएंशियल मुल्क के सफीर ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि देखें इतनी आपकी इफेक्टिव है ये ओवरसीज पाकिस्तानीज में कैंपेन, कि अब जो लोग वहां से आते हैं वो हमें कहते हैं कि जनाब हमें मेहरबानी करिएगा, ये शरीफ फैमिली के साथ या जरदारी साहब के साथ हमारी तस्वीर पब्लिश ना हो, क्योंकि इससे हमारे हलकों में बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं जी। सो ये एक ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक बहुत बड़ा दबाव है दैट हैज। सर अमेरिकन सफीर का कुछ जो आपके घर आए थे, जरा उसकी थोड़ी सी कुछ जानकारी देंगे कि क्या गुफ्तगू हुई, कोई एजेंडा, कुछ समथिंग? सर देखिए वो थोड़ा उसमें वहाँ पे तो खैर अपना हमाद अजहर साहब भी थे और लोग भी थे वहाँ पे। बेसिकली जो थे वो समझना चाह रहे थे कि अगर आप हुकूमत में आते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपकी होगी, ये जो पाकिस्तान इतने बड़े डेट क्राइसिस के शिकार है और जो इस वक्त इकोनॉमी के हालात है, उसके ऊपर क्या आपकी कोई टीम है जो काम कर रही है, और अगर कर रही है तो वो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आप जो है वो ये करना चाह रहे हैं, एंड हाउ वी कैन हेल्प इन दैट सिनेरियो। तो आपने ब्रीफ किया, उनको ब्रीफ किया कि आपने इकोनॉमिक प्लान को शेयर किया सर उनके साथ? जी वो बिल्कुल अपना हमने उनके साथ उनको बताया कि पहले भी जब हम हुकूमत कर रहे थे तो 6% के ऊपर हम ग्रोथ रेट लेके गए, जो पाकिस्तान में मार्शल लॉज के अलावा कभी मुमकिन नहीं हुआ। लाइकवाइज जो हमने 5.5 मिलियन नौकरियां पैदा की कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, टूरिज्म में, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी का जो बहुत ही अहम रोल है पाकिस्तान की मईशत में, ये सारे कार्डिनल है हमारे। फवाद भी हमने देखा जब आपकी हुकूमत थी और इसी तरह अमेरिकन आते थे, सफ़ीर, डिप्लोमेट्स, वहाँ से कांग्रेसमैन भी आते थे, वो पोजीशन के लीडर से मिलते थे, मुलाकातें करते थे, मरियम साहब से भी, लाहौर में और भी बहुत सारे लोगों से। आप उस वक्त ये कहते थे इन सफ़ीरों का क्या काम है, ये जाके पोजीशन के लोगों से मिलते हैं, जर्नलिस्टों से मिलते हैं, ये साजिश कर रहे हैं हमारी हुकूमत के खिलाफ। आपको नहीं लगता जब आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, सफ़ीरों से हो रही हैं, डिप्लोमेट से, कांग्रेसमैन से, तो ये बातें आपके हवाले से भी की जा सकती हैं जो आप उस वक्त अपने अपोनेंट्स पे कहते थे कि क्या आपकी मीटिंग्स हलाल हैं? आप समझते हैं जो इस वक्त ये पावर में है उनके साथ मीटिंग करना हराम था? सर हाउ डू यू डिफाइन इट? सर ये बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब आप जरा मुझे रिसर्चर अपने को लगाए और आप उनसे पूछें कि ये एतराज हमने कब किया। ये सर ये इमरान खान साहब के इंटरव्यूज हैं, मैं आपको क्लिप भेज दूंगा सर, आपकी पार्टी के लोगों के हैं सर क्लिप पे, मैं आपको अभी शेयर करवा देता हूँ थोड़ी बहुत प्रोग्राम के बाद। नहीं मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप जरा रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो हमने एतराज किया, ये एतराज हमने तब किया जब हमें ये महसूस होना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दीली के लिए काम हो रहा जी। और हमने ये देखा, फिर जो रिपोर्ट्स आई और फिर उसके बाद जब साइफर आया, और उसमें जो हमने अभी भी अमेरिकन एम्बेसडर के साथ भी और तमाम अमेरिकन जो है उनके साथ हमने इंसिस्ट किया है कि देखें ये हरगिज नहीं हो सकता कि कोई भी जो अमेरिकन अथॉरिटी है या ब्रिटिश कोई भी जो मुल्क है वो हमें ये कहे कि हमारे ताल्लुकात आपसे डिपेंड करेंगे कि अगर वजीर आजम तब्दील होगा तो हमारे आपसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, नहीं होगा तो नहीं रहेंगे जी। ये वो मौका था जिसके बाद तनकीद हुई, उससे पहले हमने कभी तनकीद नहीं। अच्छा फवाद, ये
इमरान खान साहब का नैरेटिव रहा है आपकी पार्टी का कि हम गुलाम थोड़े हैं, हम दुनिया को मतलब बराबरी पे तल्लुकात रखना चाहते हैं। फेयर एनफ, लोगों ने बाई भी किया है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि खान साहब है स्टूड फॉर पाकिस्तान। एक तरफ आपका ये स्टांस रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी कि अमेरिका के या किसी के हम गुलाम नहीं, दूसरी तरफ आपकी टीम अब ये जाकर उनको अमेरिकन डिप्लोमेट्स को, उनके एम्बेसडर को अपना इकोनॉमिक प्लान शेयर करती है, ब्रीफिंग देती है कि अगर हम पावर में तो ये करेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि आप अमेरिकन को क्यों ब्रीफिंग दे रहे हैं सर? आप तो एक उसको खुद मुख्तार, एक पावरफुल, इंडिपेंडेंट एक पाकिस्तान में बिलीव करते हैं। वाई अमेरिकन आर बीइंग गिवन इस पे ब्रीफिंग कि हम आएंगे तो ये करेंगे और वो एंडोर्स करेंगे आपके प्लान को, तो फिर आप समझते हैं कि आप हमारा प्लान ठीक है। तो थोड़ी सी उसमें नहीं है सर, ये कंट्राडिक्शंस नहीं है सर आपके उसमें? अच्छा, वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ आपके सवाल के ऊपर, क्योंकि ऐसा सवाल अगर और या मकबूल साहब मेरे साथ करें या जैद हामिद करें ना, तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये सवाल कैसे आ रहा है। और रऊफ खलासा साहब की तरफ से ये सवाल जो है ना, सर आप लोग खुद कहते थे कि हम गुलाम थोड़े, तो फिर उन मास्टर्स को जाके क्यों ब्रीफिंग दे रहे हैं सर आप? तो आप मुझे जवाब तो दे लेने दें। सर पहली बात तो यह है कि रऊफ खलासा की तरफ से ये सवाल ये नहीं आना चाहिए, इसलिए कि आपने हमेशा ये बात की है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू सर। एक्चुअली यू आर द वन जिसने मुझे गवर्नमेंट में ये कॉल की और आपने मुझे कहा कि ये जो CIA डायरेक्टर आया है इमरान खान, इससे क्यों नहीं मिल रहे, इनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इनसे आप मिलेंगे तो ये रिपोर्ट जाके देते हैं और अमेरिकन कोऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आपने मुझे खुद कॉल, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प है यार, आपसे तो कोई बात नहीं करनी चाहिए फवाद भी, आप तो टीवी पे बता देते हैं सारी बातें। नहीं अच्छा, अब अगली और मैंने आपके भले में की थी कि मिलना चाहिए, सबसे मुलाकातें करनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप सही याद रखें। अब आप बात सुनिए। देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बगैर मॉडर्न दुनिया नहीं चलती। वेरी ट्रू सर। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रऊफ खलासा साहब का सबसे बड़ा व्यू है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका व्यू बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 ये है कि जो एक रेड लाइन है ना, वो ये है कि आप ये फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम का है। हुकूमत जो लोग पाकिस्तान के अवाम जब बना लेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि हम इंटरनेशनल, हम तो हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात की बेहतरी की बात करते हैं, हम तो चाइना के साथ साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की बात करते हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं अमेरिका हो, चाइना हो, बरतानिया हो, अमेरिका को तो छोड़ दें, हम चाइना और सऊदी अरेबिया को भी ये हक नहीं दे सकते कि वो हमें बताए कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होगी और किसकी नहीं होगी। तो फिर फवाद साहब, ये बिलावल का जो दौरा है इंडिया का, इसको आपने ट्वीट किया, यू कंडेम्ड इट, आपको नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट था, इट वाज नीड ऑफ द टाइम? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट दौरा है। 12 साल से देखिए, हमने 2019 से ये पॉलिसी बनाई है कि आप एक तरफ तो हिंदुस्तान अपनी टीम तक पाकिस्तान नहीं भेज रहा क्रिकेट की, तो हम ये कहते हैं कि जो कश्मीर का स्टेटस इन्होंने चेंज किया, उससे आज यूपी में, बिहार में जो मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ जो हो रहा है, उसके ऊपर तो आवाज उठाना दरकिनार, हम तो कश्मीर के लोगों के ऊपर भी बात करना छोड़ दें। और आप SCO कॉन्फ्रेंस में बड़ी आसानी से बिलावल जो है वो यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते थे। ये सिर्फ गोवा साफी लेके जाने में और अपने शौक में इन्होंने ना हिंदुस्तान को लेजिटिमेसी दी है। लेकिन फवाद साहब, शाह महमूद कुरैशी सब एंडोर्स कर रहे हैं इस दौरे को, शिरकत को। नहीं, उन्होंने ये बात पूरी, अगर आप उनकी बात सुने तो उन्होंने कहा ये वो बातें करे तो बड़ी अच्छी बात है। जाहिर है उन्होंने वो बातें जो है कश्मीर की या हुर्रियत की, वो बातें वहाँ पे नहीं करी। मैं और रऊफ खलासा साहब शाह साहब से बेशुमार बातों पे इख्तिलाफ करते हैं, इस बात बिल्कुल करते हैं, सही कह रहे हैं फवाद भी, सही कह रहे हैं। अच्छा सर जी, जरा लोकल बता दें, ये 14 मई आ गई है, अभी तक कहीं से आज वो ऑर्डर भी आया है 27 अप्रैल वाला, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं बताई उन्होंने कि जी हमने पार्टीज को नहीं कहा जनाब आप नेगोशिएशन करें ना करें, खुद ही कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर 14 मई का? आप खुद वकील हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े, आपकी रीडिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। मैं तो हमेशा इसी वजह से आपका ज़्यादा एडमायर हुआ था जब पनामा के दिनों में आप आते थे, 3 घंटे की कार्रवाई सिर्फ आप 5 मिनट में इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते थे, सारी समझ आ जाती थी। अब क्या रीडिंग है सर, क्या होने वाला है सर सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट की लड़ाई जो हो रही है? ये अभी जो है ना आजम नजीर, ठीक है, इसमें ना 2 इश्यूज है फ्रेंकली। एक तो जो PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स है ना, वो थोड़ी सारी मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए जिसमें इसहाक डार, साद रफीक और आजम नजीर तारड़ जैसे लोग थे जो बहुत करीब है नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के, तो जाहिर है ये बात समझना कि उनके बगैर ये बातें वो बैठे हैं वो तो मुमकिन नहीं। ठीक है। अब जब वो बैठ गए तो फिर उनके ऊपर ख्वाजा आसफ ने और जावेद लतीफ ने जिस तरह से उनकी इंसल्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनके लिए, तो
एक तो मुझे पीएमएलएन की इंटरनल पॉलिटिक्स का नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम इसमें जो आई वो ये है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट का नहीं पता कि वो कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने परवेज इलाही साहब के घर पे हमला हो गया, हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो ये दो कंफ्यूजन है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि आजम नजीर तारड़ ने ये कहा है कि वो कल स्टेटमेंट जमा करवाएंगे। ठीक अब है, वो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। राइट सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आई नो क्लास आपके दिमाग में कुछ सवाल थे इससे रिलेटेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।